नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव जर्नलिज्म। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी। और आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी नहीं कर सकते, सबसे पुरानी पार्टी कर सकते हैं। लेकिन पिछले महीने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और तेलंगाना को छोड़कर, तेलंगाना तो कांग्रेस के खाते में प्राप्त हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ आपने खो दिया, राजस्थान आपने खो दिया, मध्य प्रदेश में आपको मौका नहीं मिला। इसके बाद जो कांग्रेस की स्थिति दिख रही है और कांग्रेस जिस रास्ते चल रही है, निराशा तो है ही, हताशा तो है। इंडिया अलायंस की बैठक भी होने जा रही है, लेकिन हमने कल देखा कि 138 साल पुरानी पार्टी को आगे की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए पहुंचना पड़ रहा है क्राउड फंडिंग के, जनता से पैसा मांगना। कहां पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी कंगाल हो गई? राहुल गांधी कंगाल हो गए हैं? उनके पास 2024 का चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है? ऐसे में कैसे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए? यह बड़ा सवाल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज का चुनाव, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पैसों का चुनाव है, एक इवेंट बन गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्राउड फंडिंग का आह्वान किया गया है। 138 रुपया दीजिए, देश की राजनीति कर, कैसे बीजेपी से लड़ पाएगी? पिछले 9 साल में बीजेपी ने देश के करीब सभी जिला मुख्यालयों में इतने बड़े बड़े भाजपा कार्यालय का निर्माण कराया। उनके पास चंदों की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को क्या अब चंदा भी नहीं मिल रहा है? औद्योगिक घराने, उद्योगपति क्या सभी दूर चले गए हैं? आगे हम इस पर और भी कुछ रोशनी डालेंगे, लेकिन कहां पहुंच गई कांग्रेस पार्टी? क्या राहुल गांधी कंगाल हो गए? कांग्रेस पार्टी पैसे पैसे के लिए तरस रही है? यह बड़ा सवाल है अजीत जी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा सवाल है। और जब अभी पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, इसी महीने कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस 138 साल पूरे होने के पहले जो उसका स्थापना दिवस का समारोह होगा, उसके पहले इसकी घोषणा की है कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने, और जो खजांची हैं, नए कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, अजय माकन ने। और ये कल से शुरू होगा, 18 तारीख से 18 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। डोनेट फॉर देश, या देश के लिए दान कह के कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की है। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो कंगाली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस ने इसको एक आइडियोलॉजिकल लाइन दिया है, एक वैचारिक स्टैंड इस पर पार्टी ने लिया है और इसको एक वैचारिक दिशा देने की कोशिश की है। पार्टी ने इसको आजादी की लड़ाई के समय, जब महात्मा गांधी कांग्रेस का कोई भी आंदोलन शुरू करते थे तो उसके पहले वो चंदा लेते थे, और वो उस समय लोग 54 का चंदा देते थे कांग्रेस पार्टी को, 4 आने लोग चंदा देते थे, और उससे गांधी पैसे इकट्ठा करके और लड़ाई लड़ते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय गांधी को कारोबारी या उद्योगपति नहीं थे पैसे देने वाले, लोग देते थे। सबको पता है बजाज समूह के बारे में, बिरला समूह के बारे में, कलकत्ता के दूसरे व्यापारियों के बारे में, जो बड़े व्यापारी थे, और वो सब पैसे देते थे। बड़े बड़े लोगों ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस को दान दे दी थी, लेकिन 4 आने का चंदा लेते थे। उस चंदे का एक मकसद होता था, ये मकसद ये होता था कि जो पैसा देगा वो वोट भी देगा। वोट देगा मतलब जो वो आंदोलन में शामिल होगा। उस समय वोट देने की तो बात अब है, उस समय यह है कि पैसा देगा तो आंदोलन में जुड़ेगा, वो शामिल होगा, आंदोलन में उसकी भागीदारी होगी। तो इसके लिए ये गांधी का एक प्रयोग था, वो करते थे हमेशा। तो ये उस कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया, गांधी के आंदोलन का जिक्र किया, और किस तरह से वो चंदा इकट्ठा करते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो एक वैचारिक आधार कांग्रेस ने इसको देने की कोशिश की है। ये अच्छी बात है कि एक जानते हैं ज्ञानेश्वर जी, अवसरवादी आदमी की परिभाषा बताई जाती है कि आप पानी में गिर जाए तो उसमें नहाने लगे। तो वो क्या है कि फिसल के गिर गए तो हर हर गंगे वाली बात है। ये कांग्रेस पार्टी इस समय फंड के संकट से जूझ रही है, उसको फंड इकट्ठा करना है, तो क्यों नहीं उस फंड इकट्ठा करने की मुहिम को एक वैचारिक रूप दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कांग्रेस की जो है, उस लड़ाई को वैसे दिखाया जाए जैसे महात्मा गांधी की कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ती थी, जो सर्वशक्तिशाली थे, जिनके राज में, जिनके साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। उस बड़ी ताकत से गांधी लड़ते थे लोगों के 54 के चंदे से।
तो एक मैसेज ये बनाना है, जो प्रतीकात्मक एक मैसेज, प्रतीकात्मक एक संदेश ये बनाना है कि आज बीजेपी जो सर्वशक्तिशाली है, उसकी इतनी बड़ी ताकत है, उससे लड़ने के लिए हम गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोगों से चंदा मांग रहे हैं। इसी के लिए एक बहुत नॉमिनल अमाउंट तय किया गया कि 138 रुपया, ये प्रतीकात्मक हुआ, कांग्रेस की स्थापना के 138 साल हुए हैं, तो 138 रुपया हर घर से कम हम लेंगे, और इसको 10 गुना करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेंगे। जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, 1380 रुपया लेंगे। जी तो उनको कहा गया है, और ये इस अभियान को कांग्रेस चलाएगी एक वैचारिक रूप में। अब आइए, जो आपने पहले कहा कि पैसे का जो क्या कंगाली आ गई है कांग्रेस पार्टी की, तो निश्चित रूप से कंगाली आ गई है। अगर पॉलिटिक्स पहले जैसी होती तब तो ठीक है कि आप लड़ लेते, लेकिन अब राजनीति सिर्फ पैसे का खेल हो गई है। इतना पैसा खर्च होता है राजनीति में, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। पार्टियां जो खर्च बताती हैं वो एक अलग चीज है। पार्टियां तो खर्च बताती हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव मई में हुआ था, तो कह दिया कि भाई 140 करोड़ इनका खर्च हुआ, 130 करोड़ उनका खर्च हुआ। ये नहीं होता है इस तरह से कि 140 करोड़ और 130 करोड़ खर्च करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हजारों करोड़। जी अभी इस बार का तो आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आया था कि 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। जो तमाम बड़ी पार्टियों ने और जो निर्दलीय थे और प्रादेशिक पार्टियों ने मिलकर के, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एडीआर संस्था है, उसने बताया था कि 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब आप कल्पना करें, उस वो जी राज्य है, वहां 28 लोकसभा की सीटें हैं। देश में 506 543 लोकसभा की सीटें हैं, लगभग 20 गुना ज्यादा उससे। तो रकम भी 20 गुना अगर कर दें बिल्कुल उससे, तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव 2 लाख करोड़ रुपए का होगा या उससे भी ज्यादा का होगा। तो ये एक अनुमान है। तो इतना पैसा खर्च होता है, उस खर्च के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बुरी तरह से कंगाली की स्थिति में है। कांग्रेस को चंदा नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को चंदा नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को चंदा चंदा नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा है। और इसके जो कई कारण हैं, कई कारण हैं, उन कारणों पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है ज्ञानेश्वर जी, वो है जी इलेक्टोरल बॉन्ड का आना। जो इलेक्टोरल बॉन्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड पर हम इलेक्टोरल आते ही बॉन्ड की जी वजह से कांग्रेस को चंदा मिलना बंद हो गया है। उस पर विस्तार से हम लोग आगे बात करेंगे। सिर्फ एक फिगर आपको हम कोट करके अभी बताते हैं, उससे बड़ी तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। ये जी 2023 का जो जी फाइनेंशियल ईयर है, जो मार्च में खत्म हुआ 31 मार्च को, तो वो जो आखिरी फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 79 करोड़ रुपए मिले। सिर्फ 79 करोड़ मात्र कांग्रेस को 79 इलेक्टोरल करोड़ बॉन्ड से, 79, 89 जी आपने ठीक कहा, 79, हाँ, 79 करोड़ रुपए, 70 79 जी करोड़ रुपए मिले कांग्रेस पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को जी 719 करोड़ रुपए मिले। ऑलमोस्ट 10 टाइम ज्यादा अच्छा कांग्रेस से बीजेपी को चंदा मिला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। उसके पहले 22 में जी बीजेपी को 614 करोड़ मिला था, तो उसका चंदा 105 करोड़ बढ़ा है। और कांग्रेस को 21-22 में 95 करोड़ मिला था, वो घट के 79 करोड़ हो गया, मतलब उसका 16 करोड़ और कम हो गया। ये फाइनेंशियल ईयर में जब जी सात के करीब, सात क्या, उससे भी ज्यादा राज्यों के चुनाव थे 23 में। तो 5 चुनाव हुए, इसके पहले मई में कर्नाटक जैसे बड़े राज्य का चुनाव हुआ। इसके बावजूद जो 23 में खर्च हुआ, 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें सिर्फ 79 करोड़ कांग्रेस पार्टी को मिले और 719 बीजेपी को। आपको और हैरानी होगी, अपने दर्शकों को भी हम लोग बता दें कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं जो सरकार में है, एक भी राज्य में जो सरकार में है, उसको कांग्रेस से कई गुना ज्यादा चंदा मिला है। रीजनल पार्टीज को अच्छा 525 करोड़ रुपया चंदा मिला था भारत राष्ट्र समिति को। तेलंगाना में सरकार चला रही पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 525 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जी अब आप सोचिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई जी थी। इसके बावजूद उसको सिर्फ 79 करोड़ मिला, और एक राज्य में जो सरकार थी बीआरएस को, उसको 525 करोड़ मिला। ममता बनर्जी की पार्टी को 325 करोड़ रुपया बिल्कुल चंदा मिला, और डीएमके को 185 करोड़ रुपया का चंदा मिला। अब आप सोचिए, इनकी एक एक राज्यों में सरकार थी इन पार्टियों की, और कांग्रेस की 3 राज्य में कम से कम सरकार थी, और उसके बावजूद उसको सिर्फ 79 करोड़ रुपया मिला। तो ये कारण, जो इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका एक मुख्य कारण है। इलेक्टोरल
बॉन्ड का कारण इसलिए है जी क्योंकि उसमें जनता को तो नहीं पता चलता है कि किस कारोबारी, किस उद्योगपति ने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसने किस पार्टी को कितना रुपया दिया, उसमें से कितने का बॉन्ड दिया। लेकिन सरकार को यह पता चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जी अपनी सुनवाई में जी कहा, जिस पर सुनवाई हो गई है और फैसला रिजर्व रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यही बात कही थी कि यह अजीब सी बात है कि आप कह रहे हैं कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा था कि आपको तो पता है, सरकार की एजेंसीज को पता है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और कितने का दिया। चूंकि एसबीआई, उसकी जो नोडल बैंक है एसबीआई है, उसकी कुछ शाखाएं हैं, उनमें सबको पता चलता है कि कितने का बॉन्ड किसने खरीदा। तो जो उद्योगपति कारोबारी हैं, कांग्रेस जी के प्रति बीजेपी का जो या केंद्र सरकार का जो रुख देखते हैं, उसकी वजह से वो डरते हैं कांग्रेस को चंदा देने में। उनको पता है कि सरकार को पता चल जाएगा कि किसको कितना हम चंदा दे रहे हैं, तो बाकी रीजनल पार्टीज को तो दे देते हैं, लेकिन कांग्रेस को चंदा नहीं देते हैं। कांग्रेस मुख्य, हाँ, मुख्य कांग्रेस मुख्य को चंदा प्रतिद्वंदी नहीं देते। कांग्रेस है। इसीलिए रीजनल पार्टीज को दे देंगे, जी डीएमके को दे दिया, तृणमूल कांग्रेस को दे दिया, बीआरएस को भी दे दिया, लेकिन कांग्रेस को चंदा नहीं देते हैं। और यही हाल आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी को दूसरे सोर्सेज से बहुत चंदा मिलता है, लेकिन जी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बारे में भी ये धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी में से एक वो भी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक धारणा बनी है, जिस तरह की लड़ाई जी होती है उनकी, उनकी भी देखिए 31 मार्च को जब खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो 2 राज्यों में उनकी भी सरकार थी, दिल्ली में और पंजाब में। इसके बावजूद उनको सिर्फ 36.4 करोड़ रुपए का चंदा मिला, 36.5 करोड़ का चंदा मिला। अब सोचिए, कहां 525 बीआरएस को, और 2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 36.5 करोड़ चंदा मिला। कांग्रेस को 79। तो इसका असर तो ये हुआ जी, इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब कोई उद्योगपति नहीं खड़ा, कोई घराना नहीं खड़ा, क्योंकि डर इनकम टैक्स और ईडी का भी। हमने और आपने भी देखा है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, कि जब एनडीटीवी प्रणव राय के पास था, तो बड़े बड़े विज्ञापन दाताओं ने एनडीटीवी को विज्ञापन देना बंद कर दिया, क्योंकि यह बात मानी जाती थी कि एनडीटीवी सरकार से सवाल पूछ रहा है, रवीश कुमार पांडे। तो जब कांग्रेस पार्टी के पास चंदा है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, आपने कहा 138 रुपए की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग चंदा देते, तब 138 करोड़ रुपए होगा, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे लोकसभा चुनाव में, जो अनुमान लगाया था। मैं बिहार में बैठा हूं, आप दिल्ली में बैठे हैं, सभी प्रदेशों को देखते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां मर्जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना कोई नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी से जुड़ना मन से कोई नहीं चाहता। तो ये जो स्थिति है, जब सदस्यता अभियान चलता है, तो उनके सक्रिय जो सदस्य होते हैं, जो बचे खुचे हैं, या फिर जो उनके नेता है, घरों में सदस्यता का फॉर्म भरते हैं। ऐसे में ये 138 रुपए के माध्यम से कितना पैसा जुटा लेंगे, क्योंकि अब तो राजस्थान में भी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में भी सरकार चली गई। बीजेपी वालों ने कहना शुरू किया, जब से कल से 138 रुपए की बात हुई, कि छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मनी मशीन थी, जो वहां बीजेपी की सरकार बनते ही खत्म हो गई। तो ऐसे में तो राहुल गांधी पैसे पैसे के लिए, कांग्रेस पार्टी पैसे पैसे के लिए तरस रही। मैं बिहार को ही देखता हूं कि बिहार कांग्रेस के पास पैसे नहीं होते हैं कार्यक्रम के लिए, आंदोलन के। हमने 2 पूर्व अध्यक्षों को देखा है। अभी जो मौजूदा अध्यक्ष है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, वे निजी संसाधन से या निजी क्षमताओं से पार्टी को चलाएं। ऐसी सूरत में तो बहुत ही परेशानी होनी है, क्योंकि अब सिर्फ 3 प्रदेशों में सरकार बची है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। बिहार और झारखंड में सहयोगी है। तो क्या होगा 2024 ऐसे ही? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये कांग्रेस का की पेरेनियल समस्या है, पेरेनियल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ये सनातन समस्या, चिरंतन समस्या है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये अमीर नेताओं की गरीब पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये धारणा है कि वो गरीब, अपेक्षाकृत गरीब नेताओं की अमीर पार्टी है। वहां नेता पार्टी को मजबूत करते हैं। जी जो भी पैसा आता है, चंदा आता है, जो कुछ भी उसकी आमदनी है पार्टी की, वो पार्टी के लिए जमा होता है, पार्टी के लिए खर्च होता है। कांग्रेस पार्टी में इसका उल्टा होता है, यहाँ नेता अमीर होते जाते हैं और पार्टी वैसे के वैसे रहती है, जहां रहती है वहीं खड़ी होती है, वहीं खड़ी रह जाती है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि जी दिल्ली में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय रोड पर अपना
मुख्यालय बनाना शुरू किया और 2 साल के अंदर उसका भव्य 5 सितारा मुख्यालय बन करके तैयार हो गया। और उस मुख्यालय के पीछे एक और उसी तरह की बड़ी बिल्डिंग बन गई जिसको एनेक्स कह रहे हैं, जो एक्सटेंशन है उसका, जहां लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, जहां लोग ठहरते हैं, बाहर से आने वाले लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, प्रचारक हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, वो रुकते हैं वहां, पदाधिकारी भी रुकते हैं वहां। वहां मीटिंग्स होती हैं रात को, देर रात तक सब योजनाएं रणनीति बनती हैं, पार्टी ऑफिस बंद हो जाता है, तब उसी परिसर में ये दो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके दिल्ली में खड़ी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के भीतर। और कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय उसी सड़क जी पर, उसी रास्ते पर, उसी दीनदयाल उपाध्याय रोड पर थोड़ा आगे जाकर के, कांग्रेस चूंकि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एलर्जी है कांग्रेस को, तो उसने उसको उस मोड़ पर है इसलिए उसको कोटला रोड कहते हैं। 9 नंबर कोटला रोड उस प्लॉट का नंबर है जहां 10 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस का मुख्यालय बन रहा है। जब कांग्रेस सरकार में थी, केंद्र जी सरकार में, तभी से उसका मुख्यालय बन रहा है और वो बन के तैयार नहीं हुआ। अब जाकर के अभी कुछ अंदर के सिविक वर्क्स उसमें बाकी हैं। एक सूचना थी कि 19 तारीख को इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उसका उद्घाटन होगा, उसका इंदिरा भवन नाम होगा। तो अब पता नहीं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो 10-12 साल में नहीं बना। कांग्रेस सरकार में थी, केंद्र में सरकार में रही 10 साल, और एक समय ऐसा था जब 14 राज्यों में उसकी सरकार थी, तब भी तब भी कांग्रेस की यही जी हालत बिल्कुल। थी। आप सोचिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में अपना मुख्यालय बना लिया, हर जिले में अपना कार्यालय बना लिया। 520 के करीब या उससे भी ज्यादा जिलों में कांग्रेस का कार्यालय बन के एकदम चकाचक चमकता हुआ कार्यालय बन के तैयार हो गया। बीजेपी का, माफ बीजेपी करिएगा, का बीजेपी बीजेपी का। का कांग्रेस का आजादी के बाद से जी हर जिले में जी कार्यालय, हर जिले में दफ्तर है, प्राइम जगह पर बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े भूखंड कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। जबकि 10 साल, अभी 9 साल पहले ही तो सत्ता से हटी है, उसके पहले 10 साल लगातार सरकार में रही और 13-14 राज्यों में सरकार रही, इसके बावजूद उसको मेंटेन नहीं कर पाई। तो उसका कारण ये हुआ कि वहां नेता अमीर होते जाते हैं, जब वो सरकार में होते हैं तो नेता अमीर होते जाते हैं, और वो अपनी जेब, पार्टी के पैसे, पार्टी के लिए जी पैसे इकट्ठा नहीं करते हैं, पार्टी के लिए उस समय फंड इकट्ठा नहीं किया जाता है। हमने 3 कोषाध्यक्ष या 4 कोषाध्यक्ष को हम अपनी आंखों के सामने देख चुके काम करते हुए। मोतीलाल वोरा को हम लोगों ने बहुत करीब से बतौर कोषाध्यक्ष काम करते देखा, उसके बाद अहमद पटेल हुए, उनको काम करते देखा, फिर बीच में लेम डक अरेंजमेंट के तौर पर पवन बंसल हुए, उनको भी देखा। पैसे पैसे के लिए चिट्ठी लिखनी होती है, इनको रिक्वेस्ट करना होता है 10-10 बार एक एक नेता को, कहीं से कांग्रेस का नेता पैसे नहीं देता है। अभी हम आपको एक किस्सा सुनाए, ज्ञानेश्वर जी अभी रांची गए थे और किस्सा सुन करके आए जी रांची रांची से, ये कि अभी एक पार्टी के एक एमपी हैं, शराब के बड़े जी कारोबारी हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा, 354 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई उनके यहाँ। तो वो उनका, उन्होंने कहा कि हमारा 100 साल का बिल्कुल बिजनेस है, पूरे परिवार का पैसा है। चलिए ठीक है, आपके परिवार का पैसा होगा, पार्टी का नहीं लेना देना है, लेकिन इतने अमीर तो हैं कि आपके यहाँ 350 करोड़ रुपए नकद की नकदी राशि रखी हुई है। और उन पार्टी के लिए चंदा मांगा गया था। जी एक तो पहले हमको ये बताया गया कि उन्होंने ये कमिट किया कि हम 2 लाख रुपया चंदा देंगे महीने में। अब सोचिए, 354 करोड़ रुपए का अच्छा कैश जिस व्यक्ति के पास में है, उसका सैकड़ों करोड़ का महीने का कारोबार हो रहा है, वो आदमी 2 लाख रुपया देने को तैयार, राज्यसभा के एमपी जी है, वो 2 लाख रुपया देने को तैयार थे। हामी भरी थी उन्होंने। ये कांग्रेस के ही बड़ी एक महिला नेता ने हमको बताया वहां कि 2 लाख रुपए देने हैं। फिर बाद में पता चला कि अध्यक्ष जी ने उनसे पैसा चंदा मांगा, तो उन्होंने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाल करके दे दिए, 500 रुपए की गड्डी दे दी। तो अध्यक्ष ने उसमें से 500 रुपए निकाल लिए और 500 की रसीद काट के उनको दे दी और बाकी पैसे उनको लौटा दिए कि आप ही रखिए। तो ये स्थिति है, अच्छा ये स्थिति है, और ये हर राज्य की स्थिति है। कहीं कोई आदमी चंदा नहीं देता है। राज्यों में जहां सरकार थी, वहां मंत्रियों के लिए कहा गया था कि वो कहीं से चंदा जमा इकट्ठा करके हर मंत्री 5 लाख रुपया देगा। अपवाद के लिए भी किसी मंत्री ने पैसा नहीं दिया। आपको पता होगा बिहार में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि मंत्री पैसा देगा, कोई मंत्री पैसा नहीं देता है। और आपने ठीक कहा कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने नहीं, अजीत जी ऐसी सूरत में देखिए, मैंने कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव, और कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, ये कई उम्मीदवार तो इसलिए चुनाव में कांग्रेस की टिकट की लालसा रखते थे कि पैसे मिल जाए। हमने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखा, और एक कड़वा अनुभव 2019 के लोकसभा चुनाव का है कि मेरे एक जानने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बड़े स्टार थे, बिहार से ही चुनाव लड़ रहे थे, एक बहुत ही प्रमुख लोकसभा क्षेत्र से। पैसों की कमी नहीं थी, बीजेपी से आए,
लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो पैसा मिलेगा उसी से चुनाव लड़ना चाहते थे। अपनी जेब से चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते थे। जो चंदा मिल रहा था वह भी निजी कोष में जमा। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कच्चा पक्का जो खबरें थी 2 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी। तो चुनाव आते आते 2 दिनों बाद कांग्रेस की समस्या क्या है, कांग्रेस को किस तरीके से चंदा नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो परेशानी कितनी है, मैं इससे समझाना चाहता हूं। तो 2 दिनों पहले उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मेरे पास तो बूथ खर्चा का भी पैसा नहीं। अहमद पटेल साहब गुंडा थे, जो वे बड़े उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनके दूत को दिल्ली बुलाया गया कांग्रेस के मुख्यालय, 50 लाख रुपए दिए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा अजीत जी कि ये 50 लाख रुपए जो थे वह 100 रुपए और 200 रुपए की करेंसी थी। जो व्यक्ति लेने गया था उसके पास इतने बैग नहीं थे कि वह ये धो सकता। अहमद पटेल साहब को उस व्यक्ति ने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, ये क्या दे रहे? अहमद पटेल ने कहा, मैं क्या करूं, 500 2000 की सारी करेंसी खत्म हो गई, और जो हमें चंदा मिल रहा है, चंदा देने वाले भी परेशान करते हैं, ट्रक में 100 रुपए और 200 रुपए की करेंसी भरकर भेज देते हैं। तो सोचिए कि कांग्रेस की दुर्दशा। तो फिर ऐसे में तो चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य पूरे देश को क्या चुनाव लड़ा पाएंगे? बिहार में क्या लालू यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस उम्मीदवारों की, कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करेंगे? क्योंकि अब तक का इतिहास तो यह रहा है कि कांग्रेस के भरोसे ये पार्टियां। झारखंड में क्या हेमंत सोरेन अपने खर्चे पर कांग्रेस को चुनाव लड़वाएंगे? ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है, और ये बड़ी लड़ाई। और इस तरीके से राहुल गांधी कंगाल हो गए, जबकि इनके सारे मंत्रियों पर आपने कहा ही कि अमीर नेताओं की गरीब पार्टी, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कौन कौन से स्कैम, और इन्हीं स्कैम के इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन उसी के बूते नरेंद्र मोदी सरकार में। तो अब तो बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल स्थिति है ज्ञानेश्वर जी। और आपने जो कहा ये एक बहुत मतलब सोचने वाली बात हो सकती है कि कांग्रेस जहां सरकार में है या जहां अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में है, कि क्या वो सहयोगी पार्टियां उनको मदद करके कांग्रेस को लड़ाएंगी, क्योंकि कांग्रेस को इतना पैसा नहीं इकट्ठा होगा, ये सबको पता है। जिस तरह से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा हम लोगों ने देखा कि जो 22-23 में 79 करोड़ रुपए मिले हैं, अभी 23-24 में हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव है तो वो चंदा कुछ बढ़े, और कुछ चंदा जो 20,000 रुपए से नीचे का जो नकद का चंदा है, मेन सोर्स तो इन पार्टियों का वही होता है। जो जो जैसे मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसको 90% या 96% तक चंदा मिलता है, वो 20,000 रुपए से कम की नकदी वाला चंदा होता है। हाँ, तो हम लोग इलेक्ट्रॉल बन जी। हाँ, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के से अलग जो 20,000 इलेक्ट्रॉल रुपए बॉन्ड की की बात नकदी कर के रहे हैं नीचे वाला जो चंदा होता है, कि वो फिर नकद मिलता है और उसमें सोर्स बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इधर उधर के जो पैसे होते हैं वो सारे पैसे उसमें पार्टियां एडजस्ट करती हैं, और वो चंदा वो रसीद भर भर के और 20,000 रुपए से नीचे की रसीदें बना करके वो चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो वो चंदा जरूर कुछ मिलता है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। जो 21-22 की बैलेंस शीट है, जो अभी पब्लिक में है बैलेंस शीट, बाकी तो 22-23 की नहीं है, 21-22 के जो बैलेंस शीट है, उसके हिसाब से भी कांग्रेस के पास 600 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी, 4,847 करोड़ जो प्रिसाइजली उतने की संपत्ति थी। तो ये उसमें सारे चंदे इकट्ठा हैं, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का भी चंदा है, कुछ ट्रस्ट वगैरह के जरिए जो चंदा मिलता है, या जो 20,000 रुपए से नीचे का जो चंदा होता है, नकद मिलता है, जो जिसका सोर्स बताने की जरूरत होती है, वो सब होता है उसमें। तो वो भी इतना नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जो का इंडिया का जो अलायंस है, विपक्षी अलायंस इंडिया है, उसमें अगर कांग्रेस 300 सीट भी लड़ती है, एक फर्ज करिए कि 300 सीट कांग्रेस लड़ती है, तो उसके लिए भी एक तो ऑफिशियली 240 करोड़ रुपए, अगर 80 लाख रुपए की सीमा है तो 240 करोड़ रुपए तो ऑफिशियली देना होगा, कैंडिडेट को देना होगा। उसके अलावा पार्टी का बड़ा खर्च होता है, कैंपेन की रणनीति, बड़ा खर्च तो वही होता है, ये तो कोई खर्च नहीं होता है। जो स्टार प्रचारक होते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था,
टेलीविजन अखबारों में कैंपेन की व्यवस्था, ये हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती है ऑफिशियली। तो वो कांग्रेस के पास नहीं है, वो पैसा कांग्रेस के पास नहीं है। तो कांग्रेस अब इस पर जी डिपेंड करेगी कि उसकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपना चुनाव तो लड़े ही, अपने प्रदेश में वहां का संगठन चुनाव लड़े। कर्नाटक की जो सरकार है वो 28 सीटों पर तो चुनाव लड़ाए ही। उसके अलावा भी अगर कहीं कांग्रेस लड़ रही है, केरल में, तमिलनाडु में या कुछ और राज्यों में, तो वहां कांग्रेस की मदद करे। इसी तरह से तेलंगाना की सरकार, हिमाचल सरकार करे। और उसके बाद जो इच्छा होगी, कांग्रेस जी चाहेगी कि उसके समर्थन से जो राज्य सरकारें चल रही, वो राज्य सरकारें उसकी मदद करें चुनाव लड़ने। अब ये उल्टी गंगा बहाने की बात है। आपने खुद ही कहा कि पहले रीजनल पार्टीज भी कांग्रेस से एक्सपेक्ट करती थी और कांग्रेस मदद भी करती थी। और जब एक एक सेंट्रलाइज्ड कैंपेन होगा, जब केंद्रीकृत प्रचार की रणनीति बनेगी बिल्कुल एक दिल्ली से, और कांग्रेस के ही नेता, आपने देखा होगा कि जो मुंबई में बैठक हुई थी इंडिया की, उसमें जो कमिटी बनी, मीडिया की कम्युनिकेशन की जो कमिटी बनी, उसका जिम्मा कांग्रेस के नेताओं को ही दिया गया। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता ही उसको देखेंगे। तो जब कॉमन स्ट्रेटजी होगी, जो जिस जी पर सबसे ज्यादा खर्च होता है विज्ञापन पर, अखबारों में आजकल, सोशल जी मीडिया में, और यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको भी बहुत पैसा देना होता है। फिर सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी है, अपना मीडिया का प्लान है, अखबारों में विज्ञापन देने होते हैं हजारों करोड़ जी रुपए। तो ये सब का काम कांग्रेस के हाथ में होगा। पैसा कौन देगा? कमान तो, कैंपेन तो सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि लड़ने की थीम सेंट्रलाइज। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जो नैरेटिव है, चाहे जी हिंदुत्व का हो, राष्ट्रवाद का हो, मजबूत हम्म, नेतृत्व का हो, उसके मुकाबले अपोजिशन का भी एक एक अपनी थीम होगी, और उस थीम पर प्रचार हो। तो उस केंद्रीकृत प्रचार के लिए पैसा कहां से आएगा? कांग्रेस, बाकी बिल्कुल पार्टियां एक्सपेक्ट करेंगी कि कांग्रेस खर्च करे, क्योंकि कैंपेन दिल्ली से होगा और सारी चीजें दिल्ली से होंगी और एक सेंट्रल नैरेटिव बनाना होगा। तो कांग्रेस कहां से करेगी? अगर उसके सहयोग से जो सरकारें चल रही हैं, अगर वो सरकारें नहीं जी करती हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। और आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपको पता होगा कि क्या एटीट्यूड है जेडीयू आरजेडी का कांग्रेस के प्रति। उसके कोटे के तो मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो पैसा क्या देंगे? उसके कोटे का मंत्री नहीं बना रही है पार्टी वहां। तो जी पैसे ये लोग अपने प्रचार के लिए कहेंगे कि हमारा तो अपने, हम कोई थोड़े लूट करके यहाँ नहीं बना खोले रही हुए, है हम अपना चुनाव अपना लड़ेंगे, आप अपना लड़िए। हेमंत सोरेन भी यही बात कहेंगे कि भाई आप अपना लड़िए, हम अपना लड़ेंगे। एक तो सीटों जी का दबाव अलग है, राजनीतिक दबाव अलग है, सीटों का मोल भाव अलग है। ये पैसे को हम्म, लेकर के अलग खींचतान होगी। अच्छा, ये भी कह सकती है बिहार में तो भाई आप जी कांग्रेस के भरोसे तो सरकार चल नहीं रही है, कांग्रेस के बगैर भी हम्म, बहुमत है। तो ज्यादा तनाव की स्थिति कांग्रेस भी नहीं ला सकती है। अच्छा, यही स्थिति तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस साथ में है सरकार के, लेकिन अकेले डीएमके को बहुमत है वहां। तो ये कई जगह पर कांग्रेस डिपेंडेंट है पार्टियों के ऊपर, रीजनल पार्टीज के ऊपर कांग्रेस डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल जहां कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, 2% वोट है उत्तर प्रदेश में, और वहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस वहां कैसे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के पास तो ना वहां संगठन है, न सरकार है, न कोई धन है। बिहार झारखंड मान लीजिए कि सहयोगी पार्टियों की सरकार है तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। जहां कुछ नहीं है, जहां अभी चुनाव हार के सरकार से बाहर हुए, राजस्थान में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, मध्य प्रदेश में जहां लगभग 20 साल से सत्ता से बाहर है, सिर्फ बीच में 1.25 साल रहे थे, तो उसका क्या होगा? अब उसमें कांग्रेस के क्या होता है ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस ऐसे नेता चुनती जी है बिल्कुल जो अपने से साधन का इंतजाम करके और पार्टी को चला सके, संगठन चला सके, चुनाव लड़ा सके। बिहार में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने कहा कि वो अपने संसाधन जुटा करके, अपनी क्षमता से कहीं से जी पैसे ले आकर के पार्टी चला रहे हैं। अभी तो इतना पार्टी का सदाकत आश्रम ही साफ कराने में, खाली कराने में वो लगे रहे कितने दिनों तक। जी तो वो पार्टी के पास पहले से कुछ है नहीं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इसी वजह से कमलनाथ को 6 साल तक अध्यक्ष बना करके रखा गया कि कमलनाथ अपने संसाधनों से पार्टी चला लेंगे, अपने संसाधनों से चुनाव लड़ा लेंगे। लेकिन ऐसे नेता कितनी जगह ले आएंगे? मजबूरी में आपको जी कमलनाथ को हटा करके जीतू पटवारी को बनाना पड़ा। वो जमीनी नेता है, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उनकी क्षमता वैसे संसाधन जुटा देने की नहीं है। आप जैसे अब चरणदास महंत को स्पीकर वहां नेता प्रतिपक्ष बनाए छत्तीसगढ़ में, और दीपक बैज वहां अध्यक्ष रहेंगे। आदिवासी नेता है दीपक बैज, वो कहां से संसाधन का इंतजाम करेंगे? अगर टीएस सिंहदेव जो चुनाव हार गए हैं वो कोऑपरेट न करें, या भूपेश बघेल न कोऑपरेट करे, तो कैसे पार्टी चुनाव लड़ेगी? तो ये एक कांग्रेस। जी नहीं, हमने तो एक और ट्रेंड देखा अजीत जी, जो हमने तो एक और ट्रेंड देखा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कि बीजेपी उन प्रत्याशियों पर भी पैसा खर्च कर रही है जो मुख्य प्रतिद्वंदी का वोट काट रहे हैं। तो अब तो वह सिर्फ अपना चुनाव नहीं लड़ती है,
जो वोट काटने वाले उम्मीदवार हैं, जिनके वोट काटने से उसे फायदा मिलना है, उन्हें भी वह धन पहुंचा रही है। तो ऐसी सूरत में जो वैसे पहलवान होंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए अपने लिए चुनाव लड़ने का पैसा नहीं होगा, सहयोगी पार्टियां कितनी मदद करेगी भगवान मालिक है। नीतीश कुमार, लालू यादव अपना खजाना खोल देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, मुझे भरोसा नहीं होता है। हेमंत सोरेन कर देंगे, ऐसा भरोसा नहीं होता है। तो फिर बीजेपी के पास इतना पैसा कि वह तीसरे उम्मीदवार को भी, कि तुम कांग्रेस या फिर जो इंडिया अलायंस है उनका वोट काटो। ऐसे में तो कांग्रेस के लिए 2024 बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। उसको कुछ पैसा दे करके बीजेपी अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुकी है इस बात को, और एक नहीं कई डमी उम्मीदवार खड़े होते हैं जो अलग अलग समूहों के वोट काटने के लिए होते हैं, तो उनको भी संसाधन देती है। बीजेपी का एक खर्च ये भी होता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो नैरेटिव बनाना है वो भी एक लगातार कांस्टेंट खर्च होने का उसका काम है, जो सोशल मीडिया में और मीडिया में जो उसका कैंपेन चलता रहता है। तो उस तरह से तो लड़ाई नहीं लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी की। आप नैरेटिव बनाने की लड़ाई के लिए अलग खर्च करें, कैंडिडेट के ग्राउंड जमीनी जो चुनावी संसाधन, उसके प्रचार सामग्री और उस सब के लिए भी पैसा देने का खर्च जुटाएं, स्टार प्रचारक के लड़ने का खर्च जुटाएं, और जो डमी कैंडिडेट खड़े करें जो बीजेपी को वोट में कहीं नुकसान कर सकता हो, ऐसे डमी कैंडिडेट उतार करके और उनको पैसे उनके ऊपर खर्च करें। ये सब कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। अभी के तारीख में कांग्रेस अब बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सके, ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर जो अभी तक सरकार में थे, मान लीजिए अशोक गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, अगर वो जो कांग्रेस का पुराना ट्रेंड है कि हर नेता पैसे दबा करके बैठ जाता है, वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य के लिए वो पैसे दबा करके बैठ जाता है, वो पैसे नहीं निकालता है। और जब राज में रहता है तो पार्टी के संगठन, पार्टी के खाते में इतने पैसे नहीं जमा किए होता है कि पार्टी अपने आत्मनिर्भर होकर के चुनाव लड़ सके। पार्टी को नेता के ऊपर निर्भर रहना होता है। तो जो नेता के ऊपर निर्भरता है, वो तो तभी फलीभूत होगी, तभी उसका कोई फायदा होगा जब नेता खुले मन से पैसे खर्च करे। अब सबने देखा, हम सब लोगों ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में डीके शिव कुमार चुनाव लड़ा रहे हैं, और ये भी कहा गया कि अभी तेलंगाना का चुनाव भी डीके शिव कुमार ने लड़ा है। तो इस तरह के बड़े गिने चुने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, और अब सबको ये लगने लगा है कि सत्ता में आनी वापसी नहीं होनी है, अभी तुरंत बहुत जल्दी सत्ता में वापसी नहीं होनी है। कांग्रेस के नेता ये मान बैठे हैं, तब तो फिर वो और हाथ टाइट करेंगे और हाथ बांधेंगे, वो पैसे नहीं निकालेंगे। तो ये अब कांग्रेस के सामने हमेशा चुनाव लड़ने का उसका यही रास्ता रहता है कि चुनाव के समय जो चंदा मिले वो मिल जाए, नहीं तो उसके जो नेता है जिनको उसने प्रदेशों में बिठा रखा है या जिनको कोषाध्यक्ष बना करके बिठा रखा है, अभी तो अजय माकन नए कोषाध्यक्ष आए हैं, वो पैसे का इंतजाम करें, और नहीं तो ऐसे लोगों को टिकट दें जो अपने दम से पैसा जुटा करके चुनाव लड़ सके। इसमें खतरा ये है। हाँ, तो ठीक है, फिर वही बात है कि पैसे वाले चुनाव लड़ाएंगे कांग्रेस, और उनके पास जनाधार नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपको चुनाव लाना है तो पैसा खर्च करना ही होगा। तो फिर बीजेपी तो भाई एज तो लेगी, प्राप्त करेगी। पैसे वाला कैंडिडेट खोजेंगे तो ये तो बड़ा तो जरूरी नहीं है कि वो जमीनी आधार वाला हो, आपका जमीनी कार्यकर्ता हो, आपका पार्टी का पदाधिकारी हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, निश्चित रूप से नहीं होगा, वो कोई दूसरा आदमी होगा जिसके जो पैसे के दम पर टिकट लेगा, ये सोच करके आप टिकट दीजिए कि वो अपने पैसे खर्च करके चुनाव लड़ेगा। बीजेपी को तो ये संकट नहीं है ना, बीजेपी को ऐसे उम्मीदवार ही नहीं खोजने। आप देखिए बीजेपी के उम्मीदवारों को लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी जिन लोगों को टिकट देती है, विधानसभा में भी उनको देखिए, वो सब साधारण कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, और पार्टी चुनाव लड़ाती है, पार्टी की मशीनरी चुनाव लड़ाती है। तो जब सामाजिक समीकरण आप उसके मुकाबले पैसे की किल्लत की वजह से अगर आप सामाजिक समीकरण नहीं बिठा सकते हैं, जब आप अपने अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे नेता को टिकट नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या लड़िएगा, फिर कैसे लड़ाई होगी। अब ये जो आपने जो अभियान शुरू किया है, अब इससे उम्मीद करे कांग्रेस की क्राउड फंडिंग हो, और जो उसके 12 करोड़ लोगों ने पिछली बार वोट दिया था वो सब लोग उसको पैसे दें और लड़ने के लायक संसाधन इकट्ठा कर ले पार्टी, तब अपने हिसाब से लड़े, नहीं तो फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, उस संसाधनों के मामले में कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। चलिए, तो ये तो अगले 15 दिन में मालूम भी हो जाएगा कि क्राउड फंडिंग से पैसे आ रहे हैं कितने, यह भी मालूम हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, हम देख रहे हैं, एक्स हैंडल पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो यह भी मालूम हो जाए कांग्रेस के पास बहुत बड़ी चुनौती है, पैसा है नहीं, कंगाली की स्थिति है। राहुल गांधी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कहां से पैसा आएगा, बिना पैसों का चुनाव कैसे होगा, ये बड़ी चुनौती। तो इन चर्चाओं पर हम आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।